नमस्कार, 4 बजे 40 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग दीक्षित। इस बुलेटिन में दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। इस बुलेटिन में जिन 4 टॉप स्टोरी की बात करेंगे उसमें सबसे पहले बात होगी शर्जिल इमाम की। क्राइम ब्रांच ने शर्जिल को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। बात करेंगे मुंबई हमले के आतंकी कसाब पर एक बड़ा खुलासा हुआ है जो देश की राजनीति को हिलाने के लिए काफी है। बात बिहार की पॉलिटिक्स की भी होगी। बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किसी बड़ी सियासत की तरफ इशारा है, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही बात होगी आम आदमी पार्टी की हनुमान जी वाली पॉलिटिक्स पर नजर डालेंगे। हनुमान भक्ति में किस तरह आप विधायक डूबे हुए हैं, ये 4 बड़ी खबरें विस्तार से हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 20 बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। ट्रंप के दौरे से पहले गुजरात में नापाक साजिश का खुलासा। कच्छ के कांडला पोर्ट से मिला प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए गुजरात तैयार, दुल्हन की तरह सजाया गया अहमदाबाद। 24 फरवरी को भारत आएंगे डोनाल्ड ट्रंप। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने हनुमान पर शुरू की राजनीति। विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा हर महीने मंगलवार को होगा सुंदरकांड का पाठ। महाराष्ट्र के ठाणे में आग का तांडव। डोंबिवली इलाके में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। महाराष्ट्र के पुणे की स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। हादसे में एक कर्मचारी भी झुलसा। कानपुर की केमिकल फैक्ट्री में भी भीषण आग। गोदाम में रखे केमिकल में हुए धमाके। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जामिया हिंसा मामले पर बड़ा खुलासा। क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में शर्जिल इमाम का नाम। शर्जिल पर लोगों को दंगे के लिए भड़काने का लगा आरोप। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के रुख में बदलाव। मंच से कहा गया आंदोलन की जरूरत नहीं। संजय हेगड़े के घर वार्ताकारों की मुलाकात। नागरिकता कानून को लेकर शिवसेना और एनसीपी में तकरार। उद्धव बोले सीए से किसी पर नहीं पड़ेगा असर। शरद पवार ने कहा नागरिकता कानून के खिलाफ हमने दिया था वोट। बिहार में प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा नीतीश की विचारधारा में हुआ समझौता। जेडीयू ने कहा मानसिक तौर पर बीमार है पीके। योगी सरकार ने पेश किया चौथा बजट। काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ का बजट। अयोध्या के लिए 85 करोड़ रुपए देगी सरकार। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक कल। रामनवमी के मौके पर राम मंदिर का हो सकता है भूमि पूजन। कई और बड़े ऐलानों का संभावना। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में चाकूबाजी का सामने आया सनसनीखेज वीडियो। गैंगस्टर के भाई ने एक शख्स पर की चाकूबाजी। हैदराबाद में 30 फुट ऊंचे फ्लाईओवर से नीचे गिरी कार। हादसे में एक शख्स की मौत, 5 लोग घायल। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। यूपी के बिजनौर में पटरी से उतरी पैसेंजर ट्रेन। बाल बजे मुसाफिर, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हादसे के बाद रेल रूट पर असर। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। सीमा से सटे पुंछ में की फायरिंग। भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। आतंकी मसूद अजहर पर फिर पकड़ा गया पाकिस्तान का झूठ। बहावलपुर में रह रहा है आतंक का पाकिस्तान ने मसूद के लापता होने की कही थी बात। लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन। हिंदू लड़की के लिए इंसाफ की मांग। लड़की का जबरन किया गया था धर्म परिवर्तन। पाकिस्तान की कराची की जहरीली गैस रिसाव पर अभी तक नहीं पाया गया काबू। मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 11। 350 से ज्यादा लोग बीमार। चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी। अब तक 1800 से ज्यादा लोगों की मौत। 70,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले आए सामने। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की सियासत की। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हनुमान के नाम पर राजनीति जो शुरू हुई थी वो अब भी जारी है। आम आदमी पार्टी अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सुंदरकांड का पाठ करवाएगी। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने आज ट्वीट कर इसका ऐलान किया। सौरभ के मुताबिक महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करवाया जाएगा, लेकिन इस बार इसकी शुरुआत आज से ही हो रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट में लिखा है हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ अलग अलग इलाकों में किया जाएगा। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहला वो पोस्टर है जो सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया है। देखिए जरा, इसमें वक्त और समय सब कुछ दिया गया है। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के विधायक है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के हाल ही में नतीजे आए हैं और विधानसभा चुनाव के प्रचार के दरमियान लगातार भगवान हनुमान को लेकर जो राजनीति है वो देखने को मिलती रही थी, लेकिन अब नतीजे आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी संख्या से कहीं ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन उसके बाद भी हनुमान जी राजनीति में कायम है। सौरभ भारद्वाज का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ अलग अलग इलाकों में किया जाएगा। ये ट्वीट किया है आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने। जब जब हनुमान जी का मजाक उड़ाया गया तब हनुमान जी को गुस्सा आया और हमने कहा था कि मंगलवार को हनुमान जी जो गलत लोग हैं उनकी लंका में आग लगाएंगे। और जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे हमने ट्वीट करके भी कहा था कि
हर मंगलवार को हम लोगों को याद दिलाएंगे कि हनुमान जी के बारे में जो है मजाक नहीं उड़ाना है, और हनुमान जी का आशीर्वाद हर महीने के पहले मंगलवार को हम लोग लेंगे। अलग अलग इलाकों में सुंदरकांड का पाठ कराएंगे। एक हिंदुत्व शब्द जो है उससे तो हम थोड़ा दूर रहते हैं, मगर जब जब हिंदू होने की बात है तो मुझे लगता है सॉफ्ट क्यों, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हिंदू हैं। मुझे लगता है कि किसी भी अपने भाजपा के मित्र अगर मुझे वो कहें कि वो मेरे से बेहतर हिंदू हैं, तो मैं उनको पलट के हमेशा ही कहूँगा कि आपसे कई बेहतर मैं हिंदू हूँ, आपसे कहीं बेहतर अरविंद केजरीवाल हिंदू हैं। और इसके अंदर मुझे लगता है कि हम कभी भी कोई मुकाबला भाजपा के किसी भी विधायक से हम करने के लिए तैयार हैं। देखिए, मैं तो एक विधायक के तौर पे ये कर रहा हूँ, मगर मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे हमारे विधायकों की भावना है, हमारे वॉलंटियर्स की भावना है कि वो ये कराएं। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें पार्टी कभी भी ये नहीं कह सकती कि आपको ये कराना है या आपको ये नहीं कराना है। ये चीज़ क्योंकि एक धार्मिक आस्था की बात होती है, तो इसके अंदर पार्टी कभी भी कोई अपना रूल नहीं बनाएगी और डिक्टेट नहीं देगी। और अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जो कि 26/11 के केस से जुड़ी हुई है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया का खुलासा हुआ है, जिसमें कसाब को हिंदू दिखाना चाहता था, हिंदू आतंकी दिखाना चाहती थी आईएसआई। आपको बता दें कि आतंकी कसाब जिसने 26/11 के आतंकी हमले को अंजाम दिया, उसको दरअसल में आईएसआई की साजिश थी कि हिंदू आतंकवादी के तौर पर पेश किया जाए। और इसका खुलासा किया है आईपीएस राकेश मारिया ने अपनी किताब में। पूर्व कमिश्नर रहे हैं राकेश मारिया, जिन्होंने ये बड़ा खुलासा किया है आतंकी कसाब को लेकर, ये कहते हुए कि दरअसल में आईएसआई कसाब को हिंदू आतंकी के तौर पर पेश करना चाहती थी। तो 3 तस्वीरें आपके सामने मुंबई हमले से जुड़ी। अब आपको बताते हैं आखिर अपनी आत्मकथा लेट मी से इट नाउ में राकेश मारिया ने क्या कहा है। ये आप देख सकते हैं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने 26/11 हमले को हिंदू आतंकवाद का जामा पहनाने की कोशिश की थी। 10 हमलावरों को हिंदू साबित करने के लिए उनके साथ फर्जी आई कार्ड भेजे गए थे। कसाब के पास भी ऐसा ही एक आई कार्ड मिला था, जिस पर समीर चौधरी लिखा हुआ था। मुंबई पुलिस आतंकी कसाब की फोटो जारी नहीं करना चाहती थी। पुलिस ने पूरी कोशिश की थी कि आतंकी की डिटेल मीडिया में लीक ना हो, क्योंकि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गैंग को कसाब को मारने की सुपारी मिली। राकेश मारिया अपनी आत्मकथा में आगे लिखते हैं, कसाब को जिंदा रखना मेरी पहली प्राथमिकता थी। इस आतंकी के खिलाफ लोगों का आक्रोश और गुस्सा चरम पर था। मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट के अफसर भी आक्रोशित थे। आईएसआई और लश्कर कसाब को किसी भी सूरत में रास्ते से हटाने की फिराक में थे। मुंबई हमले का सबसे बड़ा और एकमात्र सबूत था आतंकी कसाब। तो बड़ा खुलासा यहां पर पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया ने किया है। तो किस तरीके का आईएसआई का यह आतंकी प्लान था, आतंकी कसाब का प्लान था, हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव बता रहे हैं, देखिए जरा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने अपनी नई लिखी किताब में 26/11 आतंकी हमलों को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। इस किताब में मारिया ने दावा किया है कि 26/11 के आतंकी हमलों को हिंदू आतंकवाद का जामा पहनाने की कोशिश की गई थी, जिसके लिए आतंकवादियों के वो आका जो कि सीमा पार बैठे थे, उन्होंने तैयारियां भी पुख्ता कर ली थीं। मारिया ने अपनी किताब में दावा किया है कि इन सभी आतंकवादियों के जो आई कार्ड थे वो हिंदू नामों से बनाए गए थे, और इसके अलावा उन्हें हमले से पहले हाथों में रक्षा सूत्र भी पहनाया गया था, ताकि अगर ये आतंकवादी हमले में मारे जाते हैं तो इनकी शिनाख्त हिंदू के तौर पर हो और कुल मिलाकर ये हिंदू आतंकवाद का एक नमूना बन जाए। राकेश मारिया की इस किताब में 26/11 आतंकी हमलों को लेकर कुछ और भी खुलासे थे। मसलन कसाब जब मुंबई पुलिस की कस्टडी में था और उसके बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद था, तब उसे मारने की कितनी साजिश पाकिस्तान में रची गई थी और इसके लिए खुद दाऊद इब्राहिम गैंग को इसकी सुपारी दी गई थी। यह भी बात राकेश मारिया ने अपनी इस किताब में लिखी है। कुल मिलाकर जिस तरीके से हिंदुस्तान में मालेगांव बम धमाकों के बाद भगवा आतंकवाद इस टर्म को कॉइन किया गया था, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश पाकिस्तान में बैठे इन आतंकवादियों के आकाओं ने की, और इसकी बानगी राकेश मारिया की इस किताब में देखने को मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। चलिए बात शर्जील इमाम की, जिसकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जामिया हिंसा मामले में क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और इस चार्जशीट में शर्जील इमाम का नाम है। इस चार्जशीट में साफ साफ कहा गया है कि शर्जील ने जामिया नगर में हिंसा को भड़काने का
काम किया था। तो आपको बता दें कि शर्जील इमाम पर लगातार जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। इससे पहले जो शख्स पुलिस की हिरासत में था, उस शख्स ने भी शर्जील इमाम पर यह आरोप लगाया था कि शर्जील इमाम ने भड़काने की बातें कही थीं, जिसके बाद इस तरीके के हालात बने थे। जामिया हिंसा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सार्वजनिक संपत्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया था। देखिए ज़रा 3 तस्वीरें आपके सामने। लेकिन इन सब के बीच चार्जशीट में क्या कुछ कहा गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, हम आपको बता रहे हैं। शर्जील इमाम ही जामिया हिंसा का मास्टरमाइंड है। शर्जील इमाम ने लोगों को दंगे के लिए उकसाया अपने भड़काऊ भाषण के चलते, और उसका असर हुआ। 13 और 14 दिसंबर को जामिया में भड़काऊ बयान दिया शर्जील इमाम ने। प्रदर्शनकारियों की तरफ से फायरिंग की गई थी। शर्जील इमाम के भाषण का असर क्या कुछ हुआ, उसका भी जिक्र यहाँ पर चार्जशीट में किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। मौके से कारतूस पाए गए, पिस्टल पाए गए, यानी एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी। ये बात भी चार्जशीट में कबूली गई है। जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक सीधा मतलब ये कि शर्जील इमाम एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत एक बड़े दंगे पर स्थिति पर नजर बनाए रखा हुआ था। जामिया हिंसा पर पहली चार्जशीट साकेत कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। चार्जशीट में जामिया के किसी भी छात्र का नाम नहीं है, लेकिन शर्जील इमाम की मुश्किलें बढ़ रही हैं। हिंसा के पीछे पीएफआई की भूमिका की भी जांच है। आपको बता दें कि पीएफआई वो संगठन जिस पर नजरें पूरे देश की हैं। शर्जील इमाम को 3 मार्च तक के लिए अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जामिया हिंसा में करीब 100 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद ये चार्जशीट तैयार की गई है। इस हिंसा के आरोप में 17 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। तो एनएफसी से भी और 47 पुलिसकर्मी समेत कुल 95 लोग हिंसा में घायल हुए। तो जामिया की हमने बात की, जामिया हिंसा की हमने बात की। अब बात करते हैं शाहीन बाग की, जहां सवाल यह है कि आखिर प्रदर्शन खत्म कैसे होगा। 65 दिन बाद भी संग्राम जारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद अब प्रदर्शनकारियों की भाषा बदल गई। मुत्तहिद हो जाओ, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, एक जान हो जाओ, वो घर में बैठ जाओ। तुम्हारे हक में फैसले नहीं आने लगे तो बोलना, ये चैलेंज है मेरा। ये सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का असर है कि अब प्रदर्शनकारियों की भाषा भी बदली सी है। प्रदर्शनकारी अब थक गए लगते हैं। उन्हें समझ आ गया है कि बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। प्रदर्शनकारी अब मंच से कह रहे हैं कि आंदोलन की जरूरत नहीं, घर बैठो। कि इतने आंदोलन इतने नारे वारों की जरूरत ही नहीं है। तुम तो अपने दिल को साफ कर लो, उसमें से हसद, बुग़्ज़, किना निकाल लो। मुत्तहिद हो जाओ, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, एक जान हो जाओ, वो घर में बैठ जाओ। तुम्हारे हक में फैसले नहीं आने लगे तो बोलना, ये चैलेंज है मेरा। मैं सच कह रहा, हम फालतू परेशान हो रहे हैं यार। एक बार इस फार्मूले को अपना के देखने में प्रॉब्लम क्या है? करो ना ये कोशिश, वैसे भी तो कुछ हो नहीं रहा। सुना आपने, प्रदर्शनकारी अब बातचीत की मेज पर आना चाहते हैं। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने धरना प्रदर्शन और रास्ता रोकने पर कड़ी टिप्पणी की थी। बातचीत के लिए वार्ताकार नियुक्त किए हैं। वकील संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन को वार्ताकार नियुक्त किया गया, जो जल्द ही प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर सकते हैं। 2 वरिष्ठ वकील जो हैं उनको यहाँ पर कहा गया है कि वो इनसे प्रदर्शनकारियों से बात करें, जिनमें वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन 2 वकील हैं जिनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। लेकिन मध्यस्थता की बात तो कही जा रही है, पर मध्यस्थता किससे हो, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि शाहीन बाग में अलग अलग धड़े बटे हुए हैं। जो मध्यस्थता को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर ये धरना खत्म होना है तो फिर किससे बात हो। शाहीन बाग में 65 दिनों से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क पर कब्जा किया हुआ है, जिसकी वजह से लोग 2 महीने से परेशान हैं। नोएडा जाने वाला रास्ता बंद होने से लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने कई बार प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर प्रदर्शन खत्म करने की अपील की, लेकिन कोई हल नहीं निकला था। ऐसे में सवाल अब भी बरकरार है, क्या प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे? क्या वार्ताकारों से बातचीत से खुलेगा शाहीन बाग का रास्ता? मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे पावरफुल फ्रेंड की, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो अब भारत के दौरे पर आने वाले 24 फरवरी को ट्रंप के भारत दौरे को लेकर अहमदाबाद में जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए सड़कों को सजाया जा रहा है। सड़कों पर मोदी ट्रंप के पोस्टर लगाए गए हैं, तो दीवारों को भी ट्रंप और मोदी की तस्वीरों से सजा दिया गया है। एयरपोर्ट से लेकर मोटेरा स्टेडियम तक के रास्ते पर वृक्षारोपण भी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर पूरे देश को इंतजार है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे का, लेकिन अहमदाबाद में कुछ विशेष तैयारियां की जा रही हैं।
कहना गलत नहीं होगा कि अहमदाबाद को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। ट्रंप मोदी की दोस्ती बेमिसाल। हिंदुस्तान आ रहा है भारत का सबसे बड़ा दोस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत की जोरदार तैयारियां। कहीं पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पोस्टर्स लगे हैं तो कहीं पेंटिंग से दीवारें सज रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप 24 फरवरी को भारत दौरे पर आने वाले हैं। सबसे पहले वो गुजरात जाएंगे। उनके स्वागत के लिए अहमदाबाद को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। एयरपोर्ट से लेकर सड़कों तक को पेंटिंग से सजाया जा रहा है। सड़कों पर वृक्षारोपण तक किया जा रहा है। मोटेरा का ये वही रास्ता है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप है उनकी एंट्री है, और ठीक उस रास्ते के बाहर एक दीवार बनी है। उस दीवार पर आप देख सकते हैं कि अभी से डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेंटिंग लगाई गई है। यहाँ पर USA इंडिया लिखा गया है। मेरा स्वच्छ भारत भी क्रिएट किया गया है। बड़ी लंबी वॉल है और इस वॉल पर अलग अलग तरह के ग्लोबल वार्मिंग के जो मैसेज है वो भी दिखाए गए हैं। पीएम मोदी और ट्रंप एक साथ एयरपोर्ट से मोटेरा स्टेडियम तक जाएंगे, जहां नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसे लेकर लोगों में भारी उत्साह है। गुजरात क्योंकि पीएम मोदी का गृह राज्य भी है, इसलिए ट्रंप के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं रखी जा रही। हालांकि कुछ लोगों को इस स्वागत में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि स्टेडियम के आसपास नगर निगम साफ सफाई में लगा है। कुछ लोगों को घर खाली करने का नोटिस दिया गया है। फिलहाल अहमदाबाद में तैयारियां जोरों पर हैं। हर तरफ हरियाली और साफ सफाई पर खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है, ताकि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती में नया आयाम जुड़ सके। अहमदाबाद से पूरा पटेल के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए गुजरात के बाद अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर पल पल राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, राजनीतिक तस्वीर बदल रही है। प्रशांत किशोर जो कभी नीतीश कुमार के बेहद खास हुआ करते थे, रणनीतिकार हुआ करते थे, वो आज मीडिया के सामने आए और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। कभी नीतीश कुमार के बेहद खास रहे प्रशांत किशोर, अब उन्हें नीतीश कुमार फूटी आंख नहीं सुहाते। पार्टी से निकाले जाने के बाद प्रशांत किशोर ने पहली बार नीतीश कुमार पर खुलकर भड़ास निकाली और नीतीश कुमार को पिछलग्गू करार दे दिया। तो वहीं जेडीयू ने प्रशांत किशोर पर पलटवार किया। मेरे लिए नीतीश कुमार 2014 के नीतीश कुमार धूल धूसरित चुनाव हारे हुए 2 MP के नेता, उनका ज्यादा सम्मान है। बिहार की वो शान थे। आज 16 MP लेकर जब वो किसी गुजरात के लीडर उनको बताते हैं कि आप ही लीडर बने रहिएगा, मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात नहीं है। बिहार का मुख्यमंत्री यहाँ के 10 करोड़ लोगों का नेता है। उनका सम्मान है, उनकी शान है, उनकी आन है। वो कोई मैनेजर नहीं है कि किसी दूसरे पार्टी का नेता उसको डिप्यूट करे कि ये हमारे नेता होंगे। वो अधिकार और एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता का है, और हम लोग वो नेता चाहते हैं जो सशक्त हो और समृद्ध भारत के लिए, समृद्ध बिहार के लिए अपनी बात कहने में किसी का पिछलग्गू ना बने। नीतीश कुमार ना किसी के पिछलग्गू थे, ना रहेंगे। उन पर इस तरह के आरोप लगा करके बिहार की अस्मिता पर हमला करने का दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये प्रशांत किशोर ही हैं जो कभी बिहार में नीतीश कुमार की जीत के चाणक्य माने जाते थे। नीतीश कुमार का पीके पर भरोसा इतना बढ़ गया कि उन्होंने प्रशांत किशोर को पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया था, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन और फिर CAA पर जेडीयू के स्टैंड की वजह से प्रशांत किशोर की राहें अलग हो गईं और ये तल्खी इतनी बढ़ गई कि नीतीश कुमार को पितातुल्य कहने वाले प्रशांत किशोर को अब बिहार में नीतीश कुमार का विकास नजर नहीं आ रहा। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। तो न्यूज नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा ने प्रशांत किशोर से बात की। प्रशांत किशोर ने अपनी बात को खुलकर रखा, आप भी सुनिए। बिहार की राजनीति के केंद्र में आज की तारीख में प्रशांत किशोर, चर्चा और बहस का मुद्दा भी प्रशांत किशोर। मगर प्रशांत किशोर इतना गुस्सा में क्यों? प्रशांत किशोर को तकलीफ क्या हो गई? हर रोज प्रशांत किशोर की चर्चा होने लगी। जिस घर को आपने छोड़ा वहां भी आपकी चर्चा। मैं आपको गुस्से में दिख रहा हूँ? आप तो पहले व्यक्ति हैं जो मुझे बता रहे हैं कि मैं गुस्से में हूँ। मैं तो बिल्कुल लेकिन जो आराम से बता रहे नीतीश कुमार से लग रहा है कि आपके अंदर बहुत सारा गुस्सा है। बिल्कुल नहीं जी, मैंने तो नीतीश कुमार जी को पिता तुल्य बताया। मैंने आपको आपके माध्यम से और आपके सारे साथियों को बताया कि मुझे तो उन्होंने बेटे के जैसा स्नेह करके रखा है, तो ये तो गुस्से वाली बात तो है नहीं। क्यों छोड़ रहे हैं?
मैंने वो भी बताया, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया दोनों बात की किन दो मुद्दों पर छोड़ नहीं रहे हैं। निकाला उन्होंने, मुझे निकाला है, मैंने उनको नहीं छोड़ा। मेरा उनसे मतभेद इन दो मुद्दों को लेकर रहा है, उसको मैंने आप पब्लिक डोमेन में रखा है। मेरे मतभेद का सिर्फ दो कारण है। एक ये कि आप जब गांधी की बात कर रहे हैं, आप जब हर विद्यालय में, हर गांव में गांधी की बताई हुई बातों का शिलापट लगवा रहे हैं, वैसे समय में देश में एक वर्ग गोडसे जिंदाबाद का नारा भी लगा रहा है, तो आप दोनों साइड में बैठे हुए नहीं दिखने चाहिए। चलिए, तो नीतीश कुमार से बात खत्म, और बात खत्म होने के साथ प्रशांत किशोर ने यह भी तय कर दिया कि आने वाले 3 महीना में बिहार में होंगे 1 करोड़ प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हुए युवा। देखें आने वाले चुनाव में प्रशांत किशोर अब तैयारी क्या करें। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। 4:40 खबर में अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। हत्या के दोषी ने एक बार फिर कानून अपने हाथ में लिया है। जी हां, हत्या के दोषी ने युवक को पीटा है डंडों से। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक युवक जो दोषी है वो जेल से निकला था, पैरोल पर छूट कर बाहर आया था, और इसी बदमाश ने एक युवक को 2 घंटे तक बेरहमी से पीटा। ये युवक पानी मांगता रहा, लेकिन आरोपी लाठी से शख्स की पिटाई करता रहा और साथ ही साथ हंसता भी रहा। तो देखिए जरा ये दिल दहला देने वाली तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर से आई है सामने, जहां पर एक हत्या के दोषी ने एक शख्स की पिटाई की है। कानून को अपने हाथ में लिया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर की ये तस्वीरें हैं। जो शख्स यहां पर लाठी के साथ इस युवक को पीट रहा है, ये हत्या का दोषी है, पैरोल पर जेल से छूटकर वापस आया है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस दोषी के साथ एक और शख्स है जिसने इस युवक के हाथों को पकड़ रखा है। तो कुल मिलाकर ये दोनों आरोपी हैं जिनमें से एक ने इस युवक के हाथ पकड़ रखे हैं, जबकि दूसरा लाठी से बेरहमी के साथ इस शख्स को पीट रहा है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर की हैं, जो बताने के लिए काफ़ी हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर किस तरीके के हालात हैं। और अब बात हादसे की। आज 3 जगह यानी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बेंगलुरु में आग का तांडव देखने को मिला। महाराष्ट्र के ठाणे में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, तो कानपुर में भी एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। उधर ठाणे के डोंबिवली इलाके में भी केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर ठाणे की है, जहां पर डोंबिवली इलाके में केमिकल फैक्ट्री थी जिसके अंदर भीषण आग लगी। दमकल की कई गाड़ियां ठाणे में इस आग को बुझाने के लिए मौके पर पहुंची, लेकिन हालात बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके की स्थितियां तब रही होंगी। लेकिन आप ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। कानपुर के पनकी इलाके में केमिकल फैक्ट्री की साइट नंबर 2 थी, जहां पर ये आग लगी है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस फैक्ट्री के अंदर केमिकल रखा हुआ था, जिसके चलते रुक रुक कर धमाके हो रहे थे। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। वहीं तीसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं वो बेंगलुरु की है, जहां पर भीषण आग लगी है बेंगलुरु में। ये आग वर्थुल इलाके के प्रेस्टीज लेक व्यू के पीछे की जो घास है उसमें लगी है, जिसके चलते जो धुएं का गुबार है वो दूर दूर तक देखा जाता रहा। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। चलिए, 4:40 खबर में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं।